चुप्पी का बलिदान। पुरानी हवेली की बेहाल लकड़ी की सीढ़ियां सत्यम के हर कदम के साथ कराह उठती। बरसों बाद वह अपने पैतृक घर लौटा था, जिसे उसने अपने अजीबो गरीब चाचा की मृत्यु के बाद विरासत में पाया था। हवा में सीलन और सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। बाहर शाम ढल रही थी और अंदर की लंबी गलियारें पहले से ही गहरी छायाओं में डूब रही थी। दीवारों पर लटके पुराने पारिवारिक चित्रों में चेहरे धुंधले और अविश्वसनीय लग रहे थे, मानो उनकी आंखें उसका पीछा कर रही हों। सत्यम ने मुख्य बैठक कमरे में अपना सामान रखा। कमरा विशाल था, लेकिन एक अजीब सी तनावपूर्ण भीड़ से भरा हुआ लगता था। उसने चिमनी जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी सिर्फ धुआं छोड़कर सिसकती रही। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। वह तेजी से पलटा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खालीपन और बढ़ती हुई शाम की सन्नाटे को चीरती हुई चुप्पी। रात के खाने के लिए उसने रसोई में पड़े कुछ डिब्बाबंद सामान ही गर्म किए। जैसे ही वह खाने बैठा, ऊपर की मंजिल से एक स्पष्ट दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह जमा हुआ। चीख बंद हो गई। उसकी जगह एक हल्की टूटी फूटी फुसफुसाहट ने ले ली, जो दीवारों से टकराकर कमरे में घूम रही थी। शब्द अस्पष्ट थे, पर उसमें एक बेचैन कर देने वाली जरूरत थी। बचाओ, बाहर निकालो। सत्यम का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पक्का था कि घर खाली था। शायद यह सिर्फ पुराने घर की आवाजें थीं। उसने खुद को समझाया, पर फुसफुसाहट फिर शुरू हुई, करीब, जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। यहां, मुझे यहां से निकालो। उसने घूमकर देखा, फिर भी वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी अपनी परछाई मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में दीवार पर लहरा रही थी। वह जल्दी से खाना खत्म करके अपने कमरे की ओर चल पड़ा। गलियारे में हवा जमकर ठंडी हो गई थी, उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर देने वाली। सामने की दीवार पर बड़ा सा पारिवारिक चित्र लटका था। सत्यम की नजर उस पर पड़ी। उसमें उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा और एक छोटा बच्चा था, एक लड़की। उसे याद नहीं आया कि कभी कोई बहन थी। उसने चित्र के नीचे पीतल की पट्टिका पढ़ी, शांति देवी सक्सेना और परिवार, 1964। परिवार? कौन थी वह लड़की? उसकी याददाश्त में एक गहरा अंधेरा शून्य था। उस रात सोते समय सपने उसे डरावने और स्पष्ट छवियों से भर गए। वह एक अंधेरे नम कमरे में खड़ा था। दीवारें पुराने अखबारों और टूटे फूटे दस्तावेजों से ढकी हुई थीं। फर्श पर खून के धब्बे थे। वहां एक छोटी सी काली किताब पड़ी थी। उसके पन्नों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। और फिर उसने एक चीख सुनी, वही चीख जो उसने शाम को सुनी थी, लेकिन यह उसकी अपनी आवाज में थी। वह जाग गया, सांस फूली हुई, पसीने से तरबतर। कमरा बर्फीली ठंड से भरा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था, हालांकि उसे याद था कि उसने उसे बंद किया था। गलियारे में अंधेरा गहरा और जैसे सांस लेता हुआ लग रहा था। एक अदृश्य खींचाव महसूस करते हुए सत्यम बिस्तर से उठा। उसका शरीर किसी गहरी सहज प्रवृत्ति के आगे झुक गया। वह गलियारे में चला गया। उसकी नंगे एड़ियां ठंडे पत्थर के फर्श को छू रही थीं। फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, अब ज्यादा जरूरी, ज्यादा करीब। नीचे तहखाने में वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ियों से नीचे उतरा, जैसे कोई उसे रस्सी से खींच रहा हो। तहखाने का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, अब अंधेरे में खुला हुआ था। नीचे की सीढ़ियां अंधकार में गुम हो रही थी। सत्यम ने अपना टॉर्च जलाया। रोशनी की किरण ने धूल भरी हवा में एक रास्ता काटा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसका पैर किसी नरम गीली चीज पर पड़ा। टॉर्च की रोशनी नीचे गई। वह एक गुड़िया थी, पुरानी, मैली, एक आंख लापता। उसके कपड़ों पर काले रंग के धब्बे थे जो सूखे खून की तरह लग रहे थे। वह उसी लड़की की गुड़िया थी जो तस्वीर में थी। तभी टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में झिलमिलाती हुई किसी चीज पर पड़ी। सत्यम की सांसें रुक गईं। वहां आंशिक रूप से ईंटों से ढकी हुई
एक छोटी सी कंकाली हाथ की हड्डी दिख रही थी। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे वह मुक्ति के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसके पास की दीवार पर खरोंच के निशान थे, कमजोर, निराशापूर्ण, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से पत्थर को छीलने की कोशिश की हो। और फिर रोशनी ने उस दीवार को स्पष्ट कर दिया जिसके पीछे कंकाल दबा हुआ था। वहां पुराने पीले पड़ चुके अखबारों के टुकड़े चिपके हुए थे। सत्यम ने हाथ कांपते हुए एक टुकड़ा निकाला। शीर्षक आंशिक रूप से फटा हुआ था, छोटी बच्ची का लापता होना, परिवार निराश। दूसरे पर एक तारीख थी, 15 अगस्त 1985। उसी साल का जब वह पारिवारिक तस्वीर ली गई थी। उसकी नजर दीवार पर बने खून के धब्बों पर गई। वे सिर्फ गंदे धब्बे नहीं थे, उन्हें सावधानी से बनाया गया था। जटिल ज्यामितीय पैटर्न और प्राचीन बुराई से भरे दिखने वाले प्रतीकों की एक श्रृंखला। वे वही प्रतीक थे जो उसने अपने सपने में उस काली किताब में देखे थे। एक भयानक सत्य उसके दिमाग में कौंधा। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कोई अपराधी का काम नहीं था, यह एक 0.0 बलिदान था। उसकी यादों का बांध टूट गया। धुंधली दर्दनाक छवियां उभरने लगी। उसके दादा का गंभीर चेहरा, चाचा की घबराई हुई आंखें, उसकी मां का रोना, और एक छोटी सी लड़की, उसकी बहन प्रीति, उसकी तरफ भयभीत निगाहों से देखते हुए। जब उन्होंने उसे इसी तहखाने में नीचे ले जाया, परिवार की भलाई के लिए, दादा ने कहा था, उनकी आवाज में कांटों जैसी ठंडक, समृद्धि के लिए, हमारे भाग्य को स्थिर करने के लिए। छोटा सत्यम भय से जमा हुआ छिपकर देख रहा था। उसने प्रीति की आखिरी चीख सुनी थी। उसने दीवार चुनते हुए आदमियों की आवाजें सुनी थी। और फिर चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी जिसे उसके मन ने 40 साल तक दफन रखा। हाँ, अब तुम्हें याद है। फुसफुसाहट अब एक स्पष्ट, कर्कश और कत्तनीय पीड़ा से भरी आवाज में बदल गई थी। यह हवा में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। सत्यम ने पलट कर देखा। तहखाने के दरवाजे पर अंधेरे से ढलकर एक आकृति खड़ी थी। यह एक छाया थी, लेकिन बहुत सघन, बहुत ठोस। इसकी सिलहूट एक छोटी लड़की की थी, लेकिन उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर झुका हुआ था। इसकी आंखें जगमगाती हुई कोयले की तरह थीं, जिनमें एक शाश्वत, दर्दनाक क्रोध जल रहा था। इसके चारों ओर हवा ठंडी होकर जम रही थी, और सत्यम के टॉर्च की रोशनी इसके पास पहुंचते ही मध्यम पड़ गई। तुमने मुझे देखा, तुम चिल्लाए नहीं, तुमने मुझे बचाया नहीं। आवाज उसके कानों में सीधे चुभ रही थी, हड्डियों तक कंपा देने वाली। प्रीति, सत्यम ने हकलाते हुए कहा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। भय, अपराध बोध और दुख का एक ज्वार उसके भीतर उमड़ रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत छोटा था, मैं डर गया था। डर? प्रेत ने तीखे स्वर में कहा। उसकी विकृत आकृति भड़क रही थी। तुम्हारा डर 40 साल पुराना है। मेरा डर, मेरा दर्द हमेशा के लिए है। उन्होंने मुझे यहां दफन कर दिया, मेरी चीखों को दीवारों में कैद कर दिया, ताकि उनका घर समृद्ध रहे, ताकि 2 तारा तुम्हारा जीवन समृद्ध रहे। अंतिम शब्द एक चीख में बदल गया, जिसने सत्यम के कानों के पर्दे फाड़ डालने चाहे। प्रेत आगे बढ़ा, इसके जैसे हाथों से, जो अब सिर्फ हड्डी और काली ऊर्जा के थे, धुएं के गुच्छे निकल रहे थे। सत्यम पीछे हटा। उसकी एड़ी उस छोटी सी दबी हुई हड्डी से टकराई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा हुआ था। उसकी नजर दीवार पर खरोंच के निशानों पर गई। उसकी बहन की मृत्यु से पहले की आखिरी कोशिशें। उन्होंने मेरी आवाज चुरा ली। प्रीति का भूत फुसफुसाया, अब सत्यम के सिर के ठीक सामने तैरता हुआ। उसकी कोयले जैसी आंखों में प्रतिबिंबित टिमटिमाती रोशनी में सत्यम ने अपना भयभीत चेहरा देखा। अब मैं तुम्हारी आवाज लूंगी। भूत का ठंडा, अदृश्य हाथ सत्यम के गले के चारों ओर जकड़ गया। एक विद्युत प्रवाह
जैसी बर्फीली पीड़ा उसके शरीर में फैल गई। उसने खुद को चीखते हुए सुना, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। यह एक बच्ची की चीख थी, उसी चीख की प्रतिध्वनि जो उसने 40 साल पहले सुनी थी और जो हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। अंधेरा उसके दृष्टि के किनारों से घुसने लगा। फिर अचानक पकड़ ढीली पड़ी। सत्यम जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। उसका गला जल रहा था। भूत अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी आकृति कम ठोस थी, जैसे धुएं की तरह बिखर रही हो। उसकी जलती हुई आंखों में क्रोध के स्थान पर एक गहरा अथाह दुख दिखाई दे रहा था। नहीं, प्रीति की आवाज कमजोर थी, अब फुसफुसाहट जैसी। यह तुम्हारा कसूर नहीं था। वे लोग मेरे अपने, उन्होंने मुझे चुना। उसकी आकृति और भी फीकी पड़ गई। उसकी ओर से निकलने वाली ठंड भी कम हो गई। लेकिन मैं अब और यहां कैद नहीं रह सकती। मुझे जाने दो भैया। आखिरी शब्द हवा में विलीन हो गए। प्रीति का भूत अब सिर्फ एक पारदर्शी दुखदाई छाया मात्र धीरे धीरे फीकी पड़ती हुई दीवार की ओर बढ़ी, जहां उसके अवशेष दबे हुए थे। एक आखिरी हल्की सी सिसक की आवाज हुई और फिर वह चली गई थी। तहखाने में सिर्फ सत्यम की हिचकियां और टॉर्च की मरती हुई रोशनी बची थी। सुबह हुई। सत्यम अभी भी तहखाने में बैठा था। उसकी आंखें दीवार पर बनी उन भयानक खरोंचों पर टिकी हुई थी। उसका फोन बज उठा। यह उसकी पत्नी थी। प्रिया, तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज बहुत थकी हुई लग रही है। सत्यम ने जवाब देने की कोशिश की। उसने अपने गले से आवाज निकालने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसकी जुबान सूखी लकड़ी की तरह थी। उसके होंठ हिले, लेकिन सिवाय एक खुरदुरी कर्कश फुसफुसाहट के कुछ नहीं निकला। एक अजीब सी ठंड उसके वोकल कॉर्ड्स में जम गई थी, जैसे उसकी आवाज पर बर्फ की परत जम गई हो। उसने फोन गिरा दिया। वह धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकला। ऊपर मुख्य हॉल में सुबह की धूप की डड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन उसके शरीर में कोई गर्मी नहीं पहुंच रही थी। उसकी नजर बड़े पारिवारिक चित्र पर पड़ी। अब उसे दिखाई दे रहा था कि उस छोटी लड़की प्रीति की आंखों में कितना भय था। एक चुपचाप की गई दहशत जिसे उसने कभी नहीं पहचाना था। उसने हवेली को देखा। यह अब समृद्धि का प्रतीक नहीं थी। यह एक मकबरा थी, एक बलिदान की वेदी। और अब उसकी चुप्पी में सत्यम को पता था कि हवेली की दीवारें अब कभी पूरी तरह चुप नहीं होंगी, क्योंकि जब रात होती और हवा बहती तो फुसफुसाहट फिर शुरू हो जाती। उसकी अपनी खोई हुई आवाज में एक चेतावनी भरी चीख की तरह, जो हमेशा के लिए उस घर में फंसी हुई थी, जिसने उसे और उसकी बहन को निगल लिया था। और कभी कभी अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता तो उसे एक और आवाज सुनाई देती, एक छोटे से लड़के का रोना, जो 40 साल पहले बहुत डर गया था कि वह चिल्ला भी ना सके।